ये हमारा भारत है और इस भारत में सबसे एक इधर ऊपर राज्य है, इसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 को ये अलग हुआ। और इस उत्तराखंड को अगर हम और बढ़िया से देखें तो उत्तराखंड के दो भाग हैं। देखिए उत्तराखंड का ये जो आपको गुलाबी वाला भाग दिख रहा होगा, इसका नाम है कुमायूं हिमालय। अरे कुमायूं हिमालय नहीं, इसका नाम है कुमायूं रीजन। और इसका नाम है गढ़वाल। इसका नाम देखिए गढ़वाल। गढ़वाल में ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ग्लेशियर क्या होते हैं? तो ग्लेशियर बड़े बड़े चट्टानों के खंड होते हैं, या फिर बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें हम उनको कहते हैं, जिससे नदी का निर्माण होता है। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पर ग्लेशियर पाए जा रहे हैं, गढ़वाल में ग्लेशियर पाए जा रहे हैं, लेकिन कुमायूं में क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? तो गढ़वाल जो है वो कुमायूं की तुलना में ऊंचा है और ये उसकी तुलना में नीचा है। अब क्या होता है कि प्रत्येक 165 मीटर की आप ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और जिसके कारण 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी हो जाती है। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 1600 मीटर लगभग 1 मील की ऊंचाई पर चले गए तो तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। और ये कमी क्यों आती है? तो ये बेसिकली सूर्य का टॉपिक है, लेकिन चलिए। तो कमी इसलिए आती है कि जब हम धरती पर रहते हैं, जब हम धरती की सतह पर रहते हैं, तो सूर्य का तापमान सभी चीज़ों को, हमारे अगल बगल की चीज़ों को मिल रहा होता है। और जिसमें अगर आप किसी घर के बगल में खड़े हैं तो वहाँ की दीवार गर्म है, उससे आपको ऊष्मा आ रही है। अगल बगल आपके लोग होते हैं, उन पर भी सूर्य की रोशनी पड़ रही, उनसे भी आपको ऊष्मा मिल रही है। और धरती से ऊर्जा टकरा कर पुनः वापस अंतरिक्ष की ओर जाती है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है। और जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो ये सारी जो रुकावट होती है ये नीचे ही छूट जाती है और ऊपर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, ऊपर का तापमान माइनस में जाने लगता है। ठीक है, तो जब ये माइनस में चला जाता है तो यहाँ पर हिमालय के रीजन में जाकर, जो हिमालय का हमारा रीजन है जम्मू कश्मीर लद्दाख का और उत्तराखंड का, तो यहाँ पर जाकर ये बर्फ़ का रूप ले लेता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमारे आसपास नमी होती है, तो गर्मी में हम उस नमी को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ठंड, अभी इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप जब फूकेंगे मुंह से, या मुंह से जब आप सांस लेते हैं, नाक से सांस लेंगे, तो आप देखेंगे कि बाहर धुआं टाइप आ गया है, कोहरा टाइप आ गया है आपके, जो आपके शरीर से निकला है, तो वो नमी होती है। नमी ठंड के मौसम में जम जाती है और वो आपको दिखने लगती है, और गर्मी के मौसम में वो आपको दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा कि ये ऊंचा रीजन है हमारा कुमायूं गढ़वाल वाला, और कुमायूं वाला नीचा रीजन है। यहाँ पर भी ठंड होती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिससे नदियों का निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए इसको और बढ़िया से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा उत्तराखंड है, ये भारत है, ये उत्तराखंड है, ये हमारा रीजन देखिए पूरा ये उत्तराखंड है। ये हमारा उत्तराखंड है और इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो ये हमारा हो गया कुमायूं और ये हो गया गढ़वाल। ठीक है, ग्लेशियर हमारे ऐसे से ही पहाड़ होते हैं, ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं और इन्हीं से नदियाँ निकलती है। नीचे वाली इमेज में आप देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये इन्हीं कहीं आगे कहीं ग्लेशियर होगा, उसी से ये नदी पूरी निकलती हुई जा रही है। और ये सब एरिया क्या होते हैं, इन सब एरिया में प्रदूषण एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि पहाड़ों पर उतना कोई रहने जाता नहीं है। पहाड़ों पर बस आदमी ट्रिप के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए चले जाता है। तो यहाँ का मौसम काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक, जो उत्तराखंड है उसमें एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के संतोपतिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं। एक विष्णु गंगा निकलती है, देखिए विष्णु गंगा निकल रही है, एक मिनट, एक ही विष्णु गंगा है और एक ये धौली गंगा है। ये दो नदियाँ बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से, ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। और ये दोनों नदियाँ चलते चलते आगे, देखिए चलते चलते आगे आती हैं, और ये जो आपको ये गोला दिख रहा है यहाँ पर ये मिल जाती हैं। और ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो वहाँ पर विष्णु प्रयाग उसका एक नाम दे दिया जाता है, क्योंकि जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उसको कहते हैं प्रयाग, मिलन हो रहा है, तो इसका मिलन होता है विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग उसको नाम दे दिया गया है। अब नदियों का एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि जब दो नदियाँ एक साथ चलती हैं, या फिर कोई दो नदियाँ आकर एक दूसरे में मिल रही हैं, तो गहराई के आधार पर जिसकी गहराई ज़्यादा होगी, अर्थात जिसकी गहराई ज़्यादा होगी उसमें पानी भी ज़्यादा होगा,
तो जिसमें पानी ज़्यादा होगा उस नदी का नाम आगे दे दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों नदियाँ, मान लीजिए ये दोनों नदियाँ कोई मिल रही हैं, ये दोनों नदियाँ कोई हैं। अब इसमें इसका ये गहरा है, इसका गहरा है, इसका नाम है एक्स, और ये कम गहरा है, ये कम गहरा है, इसका नाम है वाई। ठीक है, इसका नाम है एक्स और वाई। तो जो आगे जो नदी चलेगी उस वो एक्स के नाम से आगे चलेगी, क्योंकि एक्स जो है वो ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो ऐसे ही, और अगर ये दोनों नदियाँ बराबर होती हैं, ये भी उतनी गहरी, ये भी उतनी गहरी है, तो आगे इसको एक नया नाम दे दिया जाता है और उसके नाम से ये नदी आगे चलती जाती है। इतनी बातें आप सभी लोग क्लियर होगी, ये सभी आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। तो देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों चलती हैं और यहाँ पे विष्णु प्रयाग में आके एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब इन दोनों नदियों की जो गहराई है वो बराबर होती है, तो इनको एक नया नाम दे दिया जाता है। तो देखिए, ये जो नीली वाली लाइन है ये पूरा नाम यहाँ तक है, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी, इसका नाम अलकनंदा, इसका नाम हो जाएगा अलकनंदा। अब ये अलकनंदा नदी आगे चलती जाएगी। अब इस अलकनंदा में देखिए एक नंदाकिनी नदी मिलती है, ये नंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी अलग है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल रही है, देखिए केदारनाथ से निकली है मंदाकिनी नदी, लेकिन ये नंदाकिनी नदी अलग है। तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग। इस प्रयाग को याद करने की झंझट मत रखिए, इसको मैं आपको अंतिम में याद करा दूंगा। और ये पिंडार नदी उसके बाद आती है, पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर उसके बाद देखिए केदारनाथ, अब ये अलकनंदा नदी चलेगी क्योंकि ये सब नदियाँ कम गहरी है, तो यहाँ पर ये अलकनंदा कर्णप्रयाग तक चली। उसके आगे देखिए, उसके आगे केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी आगे जाकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो इसमें ये कौन सी होती है, अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। लेकिन इसमें भी अलकनंदा नदी ही, ये नीली वाली नदी ही ज़्यादा गहरी है, तो ये आगे भी अलकनंदा नदी के नाम से चलती है। ठीक है, अब देखिए, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और उत्तराखंड के लोग इसी भागीरथी नदी को ही गंगा नदी मान लेते हैं। ठीक, उत्तराखंड के लोग इसी को गंगा नदी मानते हैं। ये नदी आगे जाती है, आगे जाती है, इसमें एक नदी मिलती है भीलांगना नदी, और भीलांगना नदी इसमें अपना जल छोड़ देती है। फिर ये भागीरथी नदी के नाम से ही आगे जाती जाती है, आगे जाती है, फिर ये देवप्रयाग में जाकर इस अलकनंदा नदी से जाकर मिल जाती है। ये अलकनंदा नदी और गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी नदी दोनों मिलती हैं यहाँ पर देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में इन दोनों की जो पानी की गहराई होती है वो समान हो जाती है। तो यहाँ पर इसको एक नया नाम दे दिया जाता है, जो देखिए आपको हरे रंग से नदी आगे निकलती हुई मिल रही है, तो ये बन जाती है हमारी गंगा नदी, ये बन जाती है हमारी गंगा नदी। अब आप ही बताइए कि गंगा नदी कहीं से निकलती है या फिर गंगा नदी कहीं जाकर बनती है, इसका जवाब आप बताइएगा। अब देखिए, एक और इसमें सवाल आता है कि गंगा नदी का जो गंगा जल होता है उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं, उसको आप कितने भी दिन रख दो उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। तो इसका जवाब है कि ये जो नदियाँ हैं ये सभी हिमालय पर्वत से निकल कर आती हैं, और हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है वो काफ़ी औषधि उसमें पाई जाती हैं। तो उसी कारण इसमें एक बैक्टीरिया, जहाँ से नदी निकलती है उसमें एक बैक्टीरिया मिल जाता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज नामक एक इसमें जीवाणु आकर मिल जाता है, और वो सभी जो हानिकारक विषाणुओं को खा लेता है, जो जिससे जल हमारा प्रदूषित होता है, जिससे जल में कीड़े बनते हैं, उसको ये खा लेता है, जिसके कारण गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं बढ़ते हैं। तो इसका कारण है ये बैक्टीरियोफेज नामक इसमें एक जीवाणु पाए जाते हैं, फिर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब एक और इस पर सवाल बनता है कि ये भीलांगना नदी, यहाँ पर कौन सा बांध है, यहाँ पर टिहरी बांध है। एक मिनट, यहाँ पर हमारा बांध है, यहाँ पर हमारा बांध है टिहरी बांध। देखिए टिहरी बांध, ठीक है। अब टिहरी बांध किस किस नदी के संगम पर है, तो ये भीलांगना नदी ये हो गई, भीलांगना नदी, और ये देखिए भागीरथी नदी इधर से आ रही है, तो यहीं पर बनता है टिहरी बांध। और टिहरी बांध दो नदियों के संगम पर बना है, जिसका नाम है भीलांगना नदी और भागीरथी नदी। अब इस टिहरी बांध की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, तो ये
भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है। लेकिन पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, लेकिन पेपर में पूछता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो हो जाता है हमारा भाखड़ा नांगल। नहीं है, इसका नाम है टिहरी बांध। तो ये देखिए ये है टिहरी बांध। ये कहाँ है, ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर, ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर हमारा बना है टिहरी बांध। ठीक है, अब टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए एक बना है पोटेश्वर बांध, इसके पीछे एक पोटेश्वर बांध यहाँ का बना होगा, पोटेश्वर बांध। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा भाखड़ा नांगल बांध, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये हमारा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो सर इसकी ऊंचाई हो जाएगी 226 मीटर, इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी 226 मीटर। और ये सबसे सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध है, ये हमारा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर को, और भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट ये कि गंगा नदी तो हमने ये बता दिया, अब इसके अगले पार्ट में हम ये बताएंगे गंगा नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी निकलती कहाँ से, ये तो आपको पता लगेगा गंगा नदी होती है। और ये सब देखिए ये सब अभी उत्तराखंड के अंदर ही हो रहा है। अब हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर बहती है और कहाँ कहाँ बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है।